तो सब्जेक्ट का नाम है अपने एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, यानी आनुवंशिकी एवं पशु प्रजनन। एनिमल ब्रीडिंग का पोर्शन भी है इसमें और जेनेटिक्स भी है। जेनेटिक्स भी दो तरह की है, मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, या फिर जिसको मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हम। हाँ भाई गौरव नवीन, तो बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा मेरा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बताइए भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, वेरी गुड। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सभी का सही है। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, बेटसन, सर विलियम बेटसन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के पिता में, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही है, मॉर्गन। बताइए जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बिल्कुल सर विलियम बेटसन ने दिया था। और कब दिया था? नवीन ने पहले ही बता दिया, 1906 में दिया था, 1906 में दिया था। बताएंगे आप जीन, जीनोटाइप, जीन शब्द, जीनोटाइप शब्द और फिनोटाइप शब्द, ये तीनों शब्द दिए थे जोहेंसन ने, जोहेंसन ने। जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसने दिए थे? जोहानसन ने दिए थे, बिल्कुल सही है भाई। अब बताएंगे आप आनुवंशिकी की इकाई, आनुवंशिकी की इकाई बताएंगे? बिल्कुल जीन, आनुवंशिकी की इकाई क्या है? जीन है आनुवंशिकी की इकाई। क्योंकि जो जेनेटिक्स शब्द बना है, जेनेटिक्स शब्द बना है, इसके अंदर देखो जीन छुपा हुआ है, जीन। जेनेटिक्स जीन से बना है, जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी सब्जेक्ट का नाम है। आनुवंशिकी, इसमें दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक तो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, और एक विभिन्नता। आनुवंशिकता को कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी, और वेरिएशन यानी विभिन्नता, विभिन्नता। तो पहले परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना हेरिडिटी कहलाता है। और माता पिता से संतान के लक्षणों का अलग होना, या संतान में माता पिता से अलग लक्षण आना, या नए लक्षणों की उत्पत्ति क्या कहलाती है? विभिन्नता। और दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द दिया था, हाँ बिल्कुल, मैं बेटसन ने, किसने दिया था? मनीष बेटसन ने दिया था भाई। हाँ आगे हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं आपसे, बताइए हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? बिल्कुल सही है सचिन, स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? स्पेंसर ने। देखिए जेनेटिक्स में छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, बिल्कुल आपको बहुत सतर्कता से, क्योंकि जो सब्जेक्ट जितना सरल होता है उतना ही उसमें से बारीक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर जीन स्थित होती है क्या कहलाता है? लोकस। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गुणसूत्र क्या होते हैं? ये गुणसूत्र है, जैसे मान लीजिए गुणसूत्र पर इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या स्थित होती है? जीन स्थित होती है। गुणसूत्र पर किस क्रम में जीन स्थित होती है? रेखिक क्रम में। किस क्रम में? रेखिक क्रम में। रेखिक क्रम में जीन स्थित होती है, और जहां पर जीन स्थित होती है उस जगह को कहते हैं हाँ बिल्कुल लोकस कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आनुवंशिकी के वाहक कौन है? वाहक, आनुवंशिकी के वाहक, वाहक, आनुवंशिकी के वाहक किसे कहा जाता है?
आनुवांशिकी के वाहक, आनुवांशिकी के वाहक, गुणसूत्रों को आनुवांशिकी के वाहक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को आनुवांशिकी के वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, आनुवांशिकी का भौतिक आधार क्या है? या भौतिक आधार, आनुवांशिकी का भौतिक आधार, भौतिक फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है? भौतिक आधार। भाई आधों का गलत जा रहा है, क्या बात है? हाँ, भौतिक आधार है जीन। आनुवांशिकी का भौतिक आधार है जीन। आनुवांशिकी का भौतिक आधार है जीन। और मैं अब गलती करने वाले का नाम उजागर करूंगा। हाँ, रासायनिक आधार बताएंगे। आनुवांशिकी का रासायनिक आधार बताओ भाई। आनुवांशिकी का रासायनिक आधार, बिल्कुल सही है। सही आंसर सभी के आने चाहिए भाई। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आप गलत मत डालिए, क्योंकि अब समय नहीं है आपका किसी का। हाँ, आनुवांशिकी का रासायनिक आधार क्या है? बिल्कुल डीएनए है। डीएनए आनुवांशिकी का रासायनिक आधार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए डीएनए टर्म किसने दी थी? डीएनए टर्म किसने दी थी? डीएनए टर्म किसने दी थी? बिल्कुल जेकेरियस ने दी थी। बिल्कुल जेकेरियस ने दी थी डीएनए टर्म। अगला प्रश्न आप बताएंगे। बिल्कुल जेकेरियस ने, सभी का सही है भाई, जेकेरियस ने दी थी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, कि बताइए न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? सही है भाई, आ गए दीपक। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल हेमराज फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मीस्चर ने। फ्रेडरिक मीस्चर ने, फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी। हाँ, किन कोशिकाओं में की थी? किन कोशिकाओं में की थी? ऑप्शन में आपके पास डब्ल्यूबीसी आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास पस सेल्स यानी मवाद कोशिकाएं, मवाद कोशिकाएं, और तीसरा ऑप्शन आ गया आपको बौथ। बताइए। हाँ, दोनों में की थी, पस सेल्स या डब्ल्यूबीसी। हाँ, क्योंकि आपको पता है मवाद वाले संक्रमण में, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो दोनों में आपको बिल्कुल सही है। आप बताएंगे अगला प्रश्न कि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? क्योंकि फ्रेडरिक मिस्चर ने इसे न्यूक्लिन कहा था, न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा था? न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा था? बिल्कुल सही, आल्टमान ने। बिल्कुल बिल्कुल आल्टमान ने ही न्यूक्लिन कहा था, इसको न्यूक्लिन कहा था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ भाई, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। बिल्कुल सही है, जीनोटाइप, सभी का सही है। बिल्कुल, किसी जीव की बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी जो बाहर से देखते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल एप फिनोटाइप कहलाती है। फिनोटाइप कहलाती है। अब अगला आप पूरा टाइप करके लिखेंगे। अगला प्रश्न सुन लो। हाँ, क्योंकि उसको शॉर्ट में नहीं कर सकते। दो जीव जो बाहर से दिखने में अलग अलग है, लेकिन उनकी जेनेटिक संरचना समान है, तो उन्हें क्या कहते हैं? फिनोकॉपी कहते हैं। बिल्कुल, फिनोटाइप की कॉपी क्या कहलाती है? फिनोटाइप, फिनोकॉपी कहलाती है। फिनोटाइप की कॉपी क्या कहलाती है? फिनोकॉपी कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है, फिनोकॉपी कहलाती है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ भाई, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन एंड कैसल ने दिया था। सभी का सही है, मॉर्गन एंड कैसल ने दिया था सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। बिल्कुल सभी का सही है। संजय सही है, जय किशन बोला मॉर्गन एंड कैसल। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सहलग्नता की खोज किसने की थी? सहलग्नता यानी लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी? सहलग्नता की खोज मॉर्गन ने की थी। बिल्कुल मॉर्गन ने की थी, सभी का सही है। माता दीन, विष्णु, रोहित, वर्षा, सही है सभी का। मॉर्गन ने किसमें की थी सहलग्नता की खोज? किसमें की गई? किसमें की गई सहलग्नता की खोज? बिल्कुल सही है रोहितास, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में की गई।
ड्रोसोफिला में, बिल्कुल सभी का माता दिन। ड्रोसोफिला में गुणसूत्र बता देंगे कितने होते हैं? 8। सही है भाई, सभी का सही है, 8। 8 होते हैं। और मटर में बता देंगे, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि 2-3 चीजें तो आपको आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 14 गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। ये 2n है भाई, 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण होते हैं। हाँ 7 जोड़ी या 2n। मटर में कितने होते हैं? 14। और अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो आपको पता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी, मधुमक्खी के अंदर कितने होते हैं? 2n बराबर 32। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। और मधुमक्खी के नर के अंदर बताएंगे अब, मधुमक्खी के नर में बिल्कुल 16। मधुमक्खी के नर में 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स इन। क्योंकि अनिषेक जनन से बनता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, और बिना निषेचन के बनता है, तो ऑब्वियसली कि एगुणित होगा, एगुणित होगा। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं, वृषण और अंडाशय में बने इनके अगुणित उत्पाद क्या कहलाते हैं? वृषण और अंडाशय के अगुणित उत्पाद क्या कहलाते हैं? हाँ बिल्कुल, युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। हाँ, नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु, ये आपको पता होगा। नर युग्मक होता है स्पर्म और मादा युग्मक। ये छोटी छोटी चीजें भी पूछ लेते हैं। और युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस भी 2 प्रकार का होता है, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु का निर्माण oogenesis कहलाता है। बिल्कुल oogenesis कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये जैसे डीएनए होता है, आपको पता है ये डीएनए होता है, ये सर्पिलाकार सीडी नुमा जो मॉडल किसने दिया था? सर्पिलाकार सीडी नुमा मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक, बिल्कुल सभी का सही है, वाटसन क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। और कब दिया था बताओ? डीएनए का ये द्विकुंडली मॉडल किस हाँ बिल्कुल 1953 में दिया था। सही है भाई, 1953 में दिया था। अगला प्रश्न आप बताएंगे, सभी डीएनए में अभी तक सर्वाधिक अध्ययन किस डीएनए का हुआ है? अरे भाई गलत मत बताओ, ये जब 1953 लिख रखा है फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ, बी डीएनए का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बी डीएनए का व्यास कितना होता है? व्यास, डायमीटर ऑफ बी डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सही है बिल्कुल, 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? एक कुंडलन लगा लो आप यहां से यहां तक, एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? बिल्कुल 34 एंगस्ट्रॉम होती है भाई, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और बताइए आप, हाँ अगला प्रश्न आप बताएंगे, एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन किससे जुड़ता है? अरे कई गलत भी बता रहे यार, ऐसे थोड़ी है आप। एडिनिन किससे जुड़ता है? एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, और गुइनिन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपको, शॉर्ट में बताना है आपको। हाँ, अगला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि कौन कौन से प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं डीएनए में? कौन कौन से प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, एडिनिन और गुइनिन तो होते हैं प्यूरिन। और पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं? पिरिमिडिन, पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन। सही है, सभी का सही है, थाइमिन साइटोसिन। हाँ भाई, आरएनए में एक अतिरिक्त पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, आरएनए में जो थाइमिन होता है, इसकी जगह पे जो प्यूरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार होता है उसका नाम है यूरासिल। यूरासिल बिल्कुल सही है भाई, यूरासिल, यू होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ, कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन किसका नियम कहलाता है? कुल प्यूरिन की मात्रा कुल पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है, ये किसका नियम कहलाता है? चारगाफ का नियम कहलाता है। बिल्कुल, चारगाफ का तुल्यता का नियम कहलाता है। चारगाफ के नियम के अनुसार
एडिनिन कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन, यानी प्यूरिन हो गया एडिनिन प्लस गुएनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन बराबर क्या होता है 1, यानी कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन होता है। अगला प्रश्न हम बिल्कुल इनका अनुपात 1 होता है, इसको कहते हैं चारगाप का तुल्यता का नियम। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं कि बताइए एक कुंडलन के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। मैं क्षार पूछ रहा हूं ध्यान से, क्षार कितने होते हैं भाई? बिल्कुल 20 होते हैं, बिल्कुल 20। देखिए अब मैं आपके सामने बना करके बताता हूं। हाँ, यहाँ पर देखिए एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से, गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एडिनिन गुएनिन, ये देखिए जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, ये जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब आपको हाँ, एक कुंडलन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं। 10 युग्म में नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या होगी 20। तो एक हेलिक्स के अंदर एक, हाँ बिल्कुल 10 जोड़ी कह दो या 20 कह दो। अगला बताएंगे, हाँ अगला मैं बता देता हूं आपको। ये जो नाइट्रोजनी क्षार युग्म है ये इस डीएनए की श्रृंखला के स्टेप बनाते हैं, और ये जो आपको दिख रही है ये डीएनए की रीड, ये रीड बनी हुई होती है पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से। पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से डीएनए की क्या बनी हुई होती है? रीड बनी हुई होती है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, पेंटोज शर्करा और फास्फेट, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच कौन सा बंध होता है? पेंटोज शर्करा और, हाँ सही है दीपक रोहितास का सही है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सही है भाई, कौन सा होता है? पेंटोज शर्करा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पेंटोज शर्करा और पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बंध होता है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बंध होता है? दो न्यूक्लियोटाइड, आधों का गलत है भाई, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बंध होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइड के बीच का बंध फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। अब आप बताएंगे डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? डीएनए की संरचनात्मक इकाई बताइए, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। और आधे गलत हो गए भाई, डीएनए की संरचनात्मक इकाई नहीं जानते? डीएनए की संरचनात्मक इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड मिल करके, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह होता है, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह होता है। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर। डीएनए की पेंटोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और बिल्कुल नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुएनिन आते हैं, पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आते हैं। आरएनए में पिरिमिडिन जो थाइमिन होता है उसकी जगह पर यूरासिल होता है। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं अगला प्रश्न आपसे कर रहा हूं, दो क्रमागत शर्कराओं के बीच की दूरी बताइए। दो क्रमागत पेंटोज शर्कराओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो क्रमागत पेंटोज शर्कराओं के बीच की दूरी बताइए। 11 एंगस्ट्रॉम होती है भाई, 11 एंगस्ट्रॉम। ये दो क्रमागत है, ये नाइट, इनके बीच की दूरी, तो दो क्रमागत जो स्टेप है इनके बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप लोग कई बिना प्रश्न को सुने उत्तर दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप वहां पर भी ऐसे ही करोगे कि अब तो 20 दिन एग्जाम के रह गए। शांति से, ये कोई युद्ध नहीं है, महायुद्ध नहीं है, पहले बता रहा हूँ। पहले सामने वाले की सुनो, सुनने के बाद अच्छे से आप आंसर दो। और एक और चीज बता रहा हूँ, आपके इस बार नेगेटिव मार्किंग है ना, तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कहीं आप स्कोरिंग में बिल्कुल वही करके आओ जो 100% आते हैं। आपको मान लो कि 120 क्वेश्चन है आपके, 120 क्वेश्चन में से आपको वहां पर 60 ही आ रहे हैं, तो आप क्या 60 ही करके आ जाओगे क्या? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप जो 60 करोगे ना उसमें से 10 तो वैसे ही गलत हो जाएंगे,
और आपके पहुंचेगा स्कोर उल्टा 50 पे। तो इस प्रकार से जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको यहां पर रिस्क लेनी पड़ती है, रिस्क से ही आगे बढ़ता है मामला। 60 तो आपको 100% आते हैं, ठोक करके आते हैं, लेकिन उसमें से भी गलत निकलते हैं, ध्यान रख लेना। लीकेज हर जगह होती है, कितना ही अच्छा पढ़ लो आप, गलत हुए बिना नहीं रहेगा, ये चैलेंज है। तो अब इसको कैसे इंप्रूव करोगे आप? इसमें से जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी, कुछ में आप जैसे बिल्कुल कंफर्म है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसमें 50-50 पे आप रिस्क ले सकते हैं और रिस्क से ही इसमें आगे बढ़ा जाता है। दूसरी बात, अधिकांश मैं जो चाहता तो मैं भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला करके 4 ऑब्जेक्टिव रख करके करवा देता, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पहली बात यह है कि आप कोशिश ये करो जिस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर दे रहे हो, उसी प्रकार से आपकी पूरी सब्जेक्ट तैयार हो या और जीके भी तैयार हो। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही नीचे चारों ऑप्शंस पे हाथ रखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि देखते ही तो कंफ्यूज हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी है, 4 ऑप्शन में देखते ही कंफ्यूजन आता है। तो ऑप्शन को पहले हाथ रखो, पहले मन में सोचो, सोचने के बाद फिर धीरे से हाथ हटा करके हाँ ठीक है, और फिर उसको क्रॉस चेक करो, क्या ये मेरे से गलत तो नहीं करवा रहा है, क्या मेरे से ये भूल करके कहीं मिस्टेक करवा दे, तो गलती से भी गलती नहीं हो, फिर जा करके आप कंफर्म करके फिर आंसर देना है। ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूं 2 क्रमागत शर्कराओं के बीच की दूरी, आप क्रमागत शब्द से ही उधर जा रहे हो, क्रमागत नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी, तो क्रमागत और नहीं हो सकता क्या कुछ? अगला प्रश्न आप बताएंगे, बताइए यादृच्छिक संगम या रैंडम मेटिंग को क्या कहते हैं? टेक्निकल वर्ड बताएंगे, यादृच्छिक संगम या, हाँ बिल्कुल सही है, पेनमिक्सिया कहते हैं भाई, पेनमिक्सिया कहते हैं यादृच्छिक संगम या रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग को क्या कहते हैं? पेनमिक्सिया कहते हैं, बिल्कुल सही है, पेनमिक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, हाँ, दो आपस में संबंधित प्राणी लेकिन उनमें एक पीढ़ी का अंतर हो, उनके बीच कराया गया क्रॉस कौन सा कहलाता है? आपस में संबंधित प्राणी जिनके बीच एक कम से कम एक पीढ़ी का अंतर हो, उनके बीच में कराई गई, बिल्कुल लाइन ब्रीडिंग कहलाती है। कौन सी ब्रीडिंग कहलाती है? लाइन ब्रीडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दो आपस में घनिष्ठ संबंधियों के बीच की ब्रीडिंग क्या कहलाती है? क्लोज ब्रीडिंग, बिल्कुल सही है, क्लोज ब्रीडिंग कहलाती है। घनिष्ठ संबंधियों के बीच, घनिष्ठ संबंधी में जैसे सायर क्रॉस डाटर, सायर क्रॉस, सायर जो होता है एनिमल का फादर होता है, यानी मेल को सायर कहते हैं और फीमेल को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। तो सायर क्रॉस डॉटर है, तो ये क्या है? क्लोज ब्रीडिंग है। सिस्टर क्रॉस ब्रदर है, डैम क्रॉस सन है, ये क्लोज ब्रीडिंग में आते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक ही नस्ल के दो ऐसे प्राणी जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों का अंतर हो, एक ही नस्ल के दो प्राणी जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं? उनके बीच की होने वाली क्रॉस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है रवीना, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। अजय, विनय, आउट क्रॉसिंग। दीपक, सचिन, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। एक ही नस्ल के, पूरा सुन लो, एक ही नस्ल के दो प्राणी जिनमें एक से अधिक पीढ़ियों का अंतर हो, 4 से 6 पीढ़ियों का अंतर हो। अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे, दो अलग अलग नस्ल के प्राणियों के बीच कराया जाने वाला क्रॉस, लोकेश, दो अलग अलग नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। सही है, बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। हाँ भाई, बताएंगे आप बताएंगे आउट ब्रीडिंग की उच्चतम सीमा क्या होती है? आउट ब्रीडिंग की उच्चतम सीमा क्या है? हाँ, प्रजातीय संकरण, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, प्रजातीय संकरण है, प्रजातीय संकरण है, वो आउट ब्रीडिंग की उच्चतम सीमा है। अलग अलग लेकिन निकट संबंधी जातियों के बीच में जो संकरण होता है उसे प्रजातीय संकरण कहते हैं। प्रजातीय संकरण से उत्पन्न जो संतति होती है वो बंद होती है, स्टेराइल होती है, वो स्टेराइल होती है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए बताइए, पीनू बनता है, पीनू किस किस के क्रॉस से बनता है? शॉर्ट में बताएंगे, पीनू, पीनू
किस किस के क्रॉस से बनता है? बिल्कुल CY, कैटल और याक के क्रॉस से क्या बनता है? पीनू बनता है। अगला बताएंगे आप, हाँ अगला बताएंगे आप, म्यूल किस किस के क्रॉस से बनता है? खच्चर, म्यूल, म्यूल किस किस के क्रॉस से बनता है? हाँ सही है भाई। अरे अरे पहले नर का नाम लेते हैं। जो प्रजातीय संकरण के जितने भी क्रॉस हैं उसमें पहले मेल का आता है और खच्चर बनता है। हाँ, खच्चर किससे बनता है? खच्चर बनता है गधी, हाँ, जैक यानी गधा क्रॉस मेयर, ठीक है, गधा और घोड़ी से बनता है खच्चर। और जो हिन्नी बनता है वो यहाँ पर जो जैक है जिसकी जगह क्या आ जाएगा? जेनेट, और स्टेलियन आ जाएगा, तो स्टेलियन क्रॉस जेनेट। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कामा किससे बनता है? कामा, कामा, CAMA, कामा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गीप किससे बनता है? गीप, बिल्कुल सही है। शॉर्ट में ही बता दो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। गोट और सीप से क्या बन रहा है? गीप बन रहा है, बिल्कुल सही है। अगला, अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टाइगोन किससे बनता है? टाइगोन, हाँ, टाइगर और लॉयन से टाइगोन बन रहा है। देखिए ये प्रजातीय संकरण है, इसमें निकट संबंधी प्रजातियों का क्रॉस कराया जाता है। हाँ भाई, हाँ। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आंसर आप देंगे कि अंतः प्रजनन के फलस्वरूप संकर जो होता है, जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में ओज तेज लक्षणों में कमी आ जाती है, गुणों में कमी आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो संतान अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग के कारण जो उत्पन्न होती है, उस उस इनब्रीडिंग के ड्यू टू जो संतति पैदा होती है, उस संतति में ओज तेज गुणों लक्षणों, जीवन क्षमता, जनन क्षमता, ताकत, बॉडी वेट, सभी की कमी आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब जाकर के उत्तर सही आया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूं, हाँ, दो अलग अलग प्रकार की संततियों में, दो अलग अलग प्रकार के प्राणियों में क्रॉस कराने पर, जो आनुवांशिक रूप से भिन्न है, उनमें क्रॉस कराने पर जो संतान होती है उसमें ओज तेज और लक्षणों गुणों में वृद्धि हो जाती है, यानी संतति जो होती है पैतृकों से अच्छी होती है, उसे क्या कहते हैं? संकर ओज या हाइब्रिड विग्योर कहते हैं। जबकि इनब्रीडिंग में जो संतति पैदा होती है वो पैतृकों से घटिया होती है, इन्फीरियर होती है, और संकर ओज में जो संतति पैदा होती है वो इनसे पैतृकों से बढ़िया होती है, बेटर होती है। अगला प्रश्न बताएंगे, हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? शब्द हेट्रोसिस किसने दिया था? हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था? बिल्कुल सही है, हेट्रोसिस शब्द दिया था सल ने दिया था, सल ने दिया था। अगला, अगला प्रश्न, हाँ, हेट्रोसिस शब्द दिया था सल ने। कुछ सिद्धांत पूछ लेता हूं आपसे, जनन द्रव्य का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दी थी? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? वीजमान ने दिया था, बिल्कुल भाई, वीजमान ने दिया था जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, वीजमान ने दिया था, बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टाटम ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बीडल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल, अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, एक जीन एक लक्षण सिद्धांत, एक जीन एक लक्षण सिद्धांत, बिल्कुल डी ब्रीज ने दिया था, डी ब्रीज ने दिया था, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। एक जीन एक लक्षण सिद्धांत दिया था डी ब्रीज ने, हाँ भाई, डी ब्रीज ने दिया था। अगला, अगला मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत,
किसने दिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइडेनियम स्वान ने दिया था, स्लाइडेनियम स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। हाँ भाई। हाँ, अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोशिका सिद्धांत आपने बता दिया। अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ, सहलग्नता शब्द किसने दिया था? सहलग्नता शब्द किसने दिया था? सहलग्नता शब्द किसने दिया था? आधों का गलत है भाई। हाँ, अब सही आ गया, 1668 सही है। सहलग्नता, बिल्कुल, सटन और बोवेरी ने दिया था। सटन और बोवेरी ने सहलग्नता शब्द दिया था। अगला प्रश्न आप बताओगे, क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? क्रॉसिंग ओवर शब्द, क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? तो ये भाई मॉर्गन और कैसल ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? मॉर्गन और कैसल। बिल्कुल सही। अगला, अरे भाई कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे, 2000 वाले कमेंट आ रहे हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? नॉन जेनेटिक आरएनए में सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? आनुवांशिक आरएनए में सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? सभी का सही है भाई, टीआरएनए। और सबसे बड़ा कौन सा है? नॉन जेनेटिक आरएनए में सबसे बड़ा कौन सा है? एमआरएनए, बिल्कुल सही है। एमआरएनए सबसे बड़ा होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? अरे वाह, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? आरआरएनए। आरआरएनए कितना परसेंट होता है कुल आरएनए का? कितना परसेंट होता है? बिल्कुल 80% होता है, सही है भाई। और ये दोनों 10%, ये 10% होते हैं। अब प्रश्न वापस कर रहा हूं, इन तीनों में से बताइए, इनमें से कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करता है? कौन सा? बिल्कुल सही है भाई, सभी का सही है। वाहक का काम कौन सा करता है? ट्रांसफर करने का, टीआरएनए। हाँ सही है भाई। अगला है, अगला है, हाँ भाई, संदेश वाहक आरएनए जो संदेश भेजता है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना भेजता है, बिल्कुल एमआरएनए। एमआरएनए। और प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा आरएनए होता है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, बिल्कुल सभी का सही है, आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। बिल्कुल सही है। हाँ भाई। अगला प्रश्न है, सामान्यतः आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, सामान्यतः डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, सामान्यतः आरएनए एक कुंडलित होता है, सामान्यतः डीएनए द्विकुंडलित होता है। लेकिन मैं अपवाद पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा, ऐसा कौन सा आरएनए है जो, बिल्कुल, अरे वाह, ऐसा कौन सा आरएनए है जो द्विकुंडलित होता है? अरे गलत बता रहे हो भाई, रेट्रो, अरे भाई काका ऑनलाइन आ रहा हूं मैं, उस पे पढ़ लो ना, उस पे मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कमेंट देख रहा हूं मैं इस पे, ऐप पे पढ़ लो, ऐप पे, ऐप पे पढ़ लो, ऐप पे पढ़ोगे या नहीं? हाँ भाई, मैं पूछ रहा, हाँ भाई, रियो वायरस सही, अब सही आंसर आया, रियो वायरस। अगला प्रश्न आप बताएंगे, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, सही है, ट्रांसलेशन कहलाता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो इसे तो कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। ये पूरा कहलाता है सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। और सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था बताएंगे? देखें, क्रिक ने दिया था। अरे वाह,
पहले ही बता दिया, क्या पूछेंगे? क्रिक ने दिया था। हाँ भाई, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहलाता है अनुवादन। अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। हाँ, अब मैं क्या पूछना चाहता हूँ वो और बता दो, चलो आप ही बताओ। अरे वाह, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वाह वेरी गुड। कभी कभी एमआरएनए से डीएनए भी बन जाता है और इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं तैयारी। और इसको कहते हैं विपरीत अनुलेखन। क्या कहते हैं? विपरीत अनुलेखन। और ये क्रिया पाई जाती है रेट्रो वायरस में, पाई जाती है रेट्रो वायरस में पाई जाती है। अब आप मुझे बताएंगे विपरीत अनुलेखन की क्रिया के द्वारा बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? क्या बात है, पहले ही बता दिया, सी डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? सी डीएनए कहलाता है। अरे बताओ, डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन का एक नाम और है क्या कुछ? अरे वाह, डुप्लीकेशन। बहुत अच्छी बात है, द्विगुणन या, हाँ इसको हिंदी में कहते हैं द्विगुणन, यानी डुप्लीकेशन इंग्लिश में। और रेप्लिकेशन मतलब प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण, इसकी खुद की कॉपी। डीएनए में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो खुद की कॉपी खुद तैयार कर लेता है, और यही जीवों में जनन का आधार है। जीवों में इसी से जनन संभव हो पाता है, क्योंकि डीएनए खुद की कॉपी खुद तैयार कर लेता है। हाँ भाई, तो ये आपका सेंट्रल डोगमा सिद्धांत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ भाई, बताएंगे आप एमआरएनए पर, एमआरएनए पर उपस्थित 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह क्या कहलाता है? हाँ, सेमी कंजर्वेटिव होता है भाई। हाँ सही है भाई, कोडोन, सभी का सही है, कोडोन एमआरएनए पर उपस्थित। तो आपको ध्यान रखना है, कोडोन एमआरएनए पर होता है। और एंटी कोडोन किस पर होता है? एंटी कोडोन, एंटी कोडोन किस पर होता है? टीआरएनए पर। सभी का सही है, टीआरएनए पर एंटी कोडोन होता है। कितने आ रहे हैं इसमें लाइव में? अच्छा, टीआरएनए पर। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ एक बार भाई। हाँ, अगला प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, पूछता हूँ आपसे कि टीआरएनए की खोज किसने की थी? टीआरएनए की खोज किसने की थी? ऐसे इधर उधर जाने से ही तो झटका लगता है। हॉगलैंड ने की थी, दीपक का आंसर है, सही है भाई। हॉगलैंड ने की थी। हॉले ने तो संरचना दी थी इसकी, हॉले ने तो इसकी संरचना दी थी भाई, संरचना दी थी। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। हाँ, 1757 सही है। और आप बताएंगे, बिल्कुल, हॉले ने संरचना दी थी, हॉगलैंड ने इसकी इसकी खोज की थी, हॉगलैंड ने, हॉगलैंड ने। और जेकब और मोनार्ड ने किसकी खोज की थी? जेकब और मोनार्ड ने इनमें से किसकी खोज की थी? बिल्कुल सही है, एमआरएनए की खोज की थी जेकब और मोनार्ड ने। हाँ भैया, हाँ। कुंटज ने, कुंटज ने किसकी खोज की थी? कुंटज ने, हाँ कुंटज ने आरआरएनए की खोज की थी, आरआरएनए की खोज की थी। बिल्कुल सही है। बताओ भाई, जेड डीएनए का व्यास कितना होता है? जेड डीएनए का व्यास कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे पतला डीएनए होता है, 18 एंगस्ट्रॉम इसकी, हाँ बिल्कुल सही है, 18 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। अगला प्रश्न बताओ, नर सांड के चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? नर की, बुल इज हाफ ऑफ हर्ड, बुल इज हाफ ऑफ हर्ड। सांड किसी डेयरी के आधा अनुवांशिक मूल्य रखता है, और उसकी, हाँ प्रोजेनी टेस्टिंग यानी संतति चयन, संतति चयन, संतति चयन जो है वो सांड के चयन की सबसे अच्छी विधि है। प्रोजेनी टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, प्रोजेनी सिलेक्शन बोलते हैं जिसको, संतति चयन। और संतति चयन में चयन किसका किया जाता है? सांड का। किसके लक्षणों के आधार पर? अपनी संतान की परफॉर्मेंस के आधार पर, इनकी संतान की परफॉर्मेंस के आधार पर, और संतति के लक्षणों के आधार पर माता पिता का चयन संतति चयन कहलाता है। और जो नर प्राणी संतति चयन में अपनी श्रेष्ठता, अपनी संतति के अच्छे लक्षणों और अच्छे गुणों से साबित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोवंशायर कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी साबित पिता, साबित पिता यानी प्रोवंशायर कहते हैं, प्रोवंशायर कहते हैं। हाँ भाई, बताइए, देखें, झुंड में से किसी पशु को अच्छे लक्षणों, वांछित लक्षणों के आधार पर
उसको चयन करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन कहलाता है। अच्छे यानी वांछित लक्षणों के और अवांछित लक्षणों के आधार पर झुंड से अरे दोनों ही मिक्स कैसे बोल रहे हो आप? हाँ, अब कलिंग आया है। अवांछित लक्षणों के आधार पर झुंड से पशु को अलग कर देना कलिंग कहलाता है। कलिंग कहलाता है। और प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, कलिंग का आधार है, क्वेश्चन है, कलिंग का आधार है उम्र, उत्पादन, रोग और उपरोक्त सभी। कलिंग का आधार है ऑल, उपरोक्त सभी। ये ये इतना जल्दी समझ रहे हैं, इसका मतलब ज्यादातर बच्चे पैरा बैठ के हैं। हाँ भाई, उम्र, उत्पादन। देखिए, ज्यादा उम्र का पशु हो जाता है उसी की छटनी कर दी जाती है। और कलिंग का एक नाम और है वीडिंग, WEEDING, वीडिंग कहते हैं कलिंग को। वीडिंग, वीड होती है खरपतवार, और खरपतवार होते हैं खेत में जो अवांछित पौधे होते हैं बिना काम के, उनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को अलग करना वीडिंग भी कहलाता है। वीडिंग और कलिंग बात एक ही है। तो रोग होने पर भी पशु को समूह से अलग कर देते हैं। उत्पादन क्षमता में गिरावट आने पर भी पशु को अलग कर देते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए, प्रसव से लेकर के और सफलतापूर्वक निषेचन के बीच का समय क्या कहलाता है? बताओ, प्रसव से लेकर के सफलतापूर्वक निषेचन के बीच। सर्विस पीरियड कहलाता है भाई। सभी का गलत है, एक दीपक का सही है। हाँ, मनीष का भी सही है, माता दीन का भी सही है। हाँ, प्रसव से लेकर के और सफलतापूर्वक मीटिंग या जिसको बोलते हैं, इसके बीच का जो समय है वो कहलाता है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड। अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, निषेचन से लेकर के और प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? निषेचन से लेकर के, हाँ हाँ बिल्कुल, जीपी लिख रहे हो सब, है ना? अच्छी बात है भाई। हाँ हाँ, आपका नाम क्या कहलाता है? हाँ, तो मेरा नाम याद दिला दिया तो एक प्रश्न और बनता है जेनेटिक्स में मेरे नाम से। तो हाँ, हेरिडिटी ब्रॉड सेंस में क्या सूत्र होता है? VG प्लस VP। और हेरिडिटी नैरो सेंस में, हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस में VA प्लस VP। इस तरह से ये तो है नैरो सेंस, ये तो है ब्रॉड सेंस, और ये है नैरो सेंस। हेरिटेबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ भाई सही है। हाँ, लोकेश सैनी, कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, पेपर कोशिश करेंगे भाई। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, उत्परिवर्तन की खोज किसने की? उत्परिवर्तन की खोज किसने की? किसने की थी? डी ब्रीज ने। किसमें की थी? किसमें की थी? गोडी ब्रिज ने किसमें की थी? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी में की थी। बिल्कुल सही है। बताइए, उत्परिवर्तन को सबसे पहले देखा किसने? देखा किसने? और सेटराइट ने की। उत्परिवर्तन को देखा था सबसे पहले सेटराइट ने। सेटराइट एक चरवाहा था, कोई सेठ नहीं था। सेटराइट ने। और किसमें देखा था? एंकॉन नाम की भेड़ में देखा था। डार्विन ने उत्परिवर्तन को क्या कहा था? डार्विन ने विभिन्नताओं को क्या कहा था? उत्परिवर्तन को क्या कहा था? स्पोर्ट कहा था। बिल्कुल सही है। डार्विन ने विभिन्नताओं को क्या कहा था? स्पोर्ट्स कहा था। डार्विन ने उत्परिवर्तन संबंधी प्रयोग किस पर किए थे? डार्विन ने किस पर किए थे भाई? इवनिंग प्रिमरोज पर किए थे। सही है। इवनिंग प्रिमरोज यानी सांध्य प्रिमरोज पर डार्विन ने प्रयोग किए थे। सांध्य प्रिमरोज पर, हाँ बिल्कुल सही है। मॉर्गन ने किस पर किए थे? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किए थे। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसीलिए कहा जाता है मॉर्गन को। अगला, प्रेरित उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है? प्रेरित उत्परिवर्तन, मूलर। बिल्कुल सही है। मूलर ने क्या किया था? एक्स
किरणों की सहायता से उत्परिवर्तन का प्रेरित किया था, इसलिए मूलर को प्रेरित उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कहा जाता है। बिल्कुल सही है, मूलर। अगला बताएंगे, गुणसूत्र के सेट में एक गुणसूत्र की कमी क्या कहलाती है? आप अपने कमेंट खुद भी देख सकते हैं। लो, गुणसूत्र के हाँ, मनीष आ गया, मोनोसोमी कहलाती है। अजय बिल्कुल सही है, रवीना, पूनम, दीपक, ओम प्रकाश, मोनोसोमी कहलाती है। गुणसूत्र के सेट में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? ट्राइसोमी। बिल्कुल वर्षा, ट्राइसोमी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्राइसोमी कहलाती है। अगला मैं पूछ रहा हूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का है, ट्राइसोमी का है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी ऑटोसोम प्लस, चलो मैं ये सिंड्रोम वापस बता रहा हूँ। एक तो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर में होता है, नर के अंदर होता है 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र, तो नर में एक्स वाई तो सामान्य होते हैं, और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो क्या बताइए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर के अंदर क्या बार बॉडी होगी, और होगी तो कितनी होगी? राखी, बिल्कुल सही है राखी। हाँ, कितनी होगी? एक बार बॉडी होगी, क्योंकि बार बॉडी की संख्या का सूत्र होता है एक्स गुणसूत्र की संख्या माइनस एक, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर के अंदर दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए। हाँ बताइए आप, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? बिल्कुल सही है, 0। क्योंकि देखिए टर्नर, सही है सभी का, टर्नर सिंड्रोम में ये कंडीशन हो जाती है, इसमें जब एक्स गुणसूत्र एक है तो एक माइनस एक बराबर 0। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, सामान्य नर में कितनी बार बॉडी होती है? 0, सही है, बिल्कुल 0 सही है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल सही है, सामान्य नर में बार बॉडी की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, सुपर फीमेल के अंदर कितनी बार बॉडी होंगी? सुपर फीमेल में, सुपर फीमेल को मैं बता देता हूं आपको, 44 प्लस एक्स एक्स वाई एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कहते हैं इसको, और इसको सुपर फीमेल कहते हैं, और ऐसी फीमेल निम्फोमेनिक होती है, निम्फोमेनिक होती है। और जबकि सुपर मेल होता है 44 प्लस एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई, ये सुपर मेल होता है। और सुपर मेल आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। निम्फोमेनिक को बुलर काउ भी कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कोई निम्फोमेनिया इसी वजह से हो। यहाँ पर जो आपको ये दिखाया जा रहा है क्रोमोसोम्स की वजह से हुआ है, सिस्ट के कारण भी हो जाता है, जो फॉलिकुलर सिस्ट होता है उससे भी निम्फोमेनिया हो जाता है। ऐसी गायों को बुलर काउ कहते हैं, निम्फोमेनिक काउ को। हाँ भाई। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है भाई, डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम, सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से क्या होता है? हाँ, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, सही है। कौन सा होता है? एडवर्ड। 13वें की ट्राइसोमी से, बिल्कुल पटाओ, फास्ट आंसर आ रहा है, पटाओ, बिल्कुल पटाओ। और 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से कैटक्राई सिंड्रोम हो जाता है। और इनमें सबसे ज्यादा जो है होता है कौन सा? डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र वाला जो डाउन सिंड्रोम है ये सबसे ज्यादा होता है। सिंड्रोम क्या है? लक्षणों का एक समूह होता है जो किसी जीव के अंदर, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्री जो है समस्याएं हैं क्रोमोसोमल। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो उत्परिवर्तन है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो गुणसूत्री उत्परिवर्तन और एक जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन का एक नाम और है, वो बताएंगे आप? जीन उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एडिनिन का, एडिनिन का गुएनिन से प्रतिस्थापन कौन सा उत्परिवर्तन कहलाता है?
एडेनिन का गुएनिन से। संक्रांति क्या कहलाता है? संक्रांति। क्योंकि एडेनिन भी प्यूरिन है और गुएनिन भी प्यूरिन है, प्यूरिन का प्यूरिन से प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? संक्रांति। और प्यूरिन का पिरिमिडिन से प्रतिस्थापन अनुपतन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपतन। तो ये अनुपतन है, ये संक्रांति है। समान का समान से संक्रांति और असमान से अनुपतन कहलाता है। अगला है, हाँ, मानव में सिकिल सेल रोग, जो सिकिल सेल एनीमिया रोग होता है, वो किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? फ्रेम शिफ्ट का है, बिल्कुल सही है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का उदाहरण है। भाई जो देखो, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट का उदाहरण है। हाँ, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह जब वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है, जो मानव की हीमोग्लोबिन की संरचना श्रृंखला बदल जाती है और इसके कारण आरबीसी हंसियाकार या सिकिल शेप हो जाती है। अब आपको पता है, हंसियाकार आरबीसी को प्लीहा नष्ट कर देती है, आरबीसी को प्लीहा नष्ट कर देती है। स्प्लीन सामान्य से छोटी आरबीसी, सामान्य से बड़ी आरबीसी अथवा अनियमित आकृति के आरबीसी को क्या कर देती है? प्लीहा नष्ट कर देती है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ, डीएनए इसके गुणसूत्र की कोई भुजा टूट करके अलग हो जाए, उसे क्या, उसे कौन सा उत्परिवर्तन कहते हैं? गुणसूत्र की जैसे ये कोई भुजा है, ये टूट करके अलग हो जाए, ये अलग हो गई, तो बताइए इसको क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है भाई, विलोपन या डिलीशन कहते हैं। विलोपन या डिलीशन कहते हैं। गुणसूत्र की कोई भुजा दो बार आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। हाँ, गुणसूत्र, दो गुणसूत्रों के बीच में जीनों का आदान प्रदान हो जाए तो उसको कौन सा उत्परिवर्तन बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न आप बताएंगे। गुणसूत्र का कोई भाग टूट करके उसी गुणसूत्र पर उल्टा जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन। सही है भाई, राखी रवीना सही है, रोहितास, मनीष, बिल्कुल इन्वर्जन सही है। तो ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। गुणसूत्रों के सेट के अंदर, गुणसूत्रों के सेट की संख्या में कमी भी हो जाती है, सेट की संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। सेट की संख्या में कमी या वृद्धि कहलाती है सुगुणिता। और अगर आपसे मैं पूछूं कि जो पॉलीस्पर्मी होता है उसमें 2n की जगह 3n हो जाता है। पॉलीस्पर्मी जानते हैं, एक से ज्यादा शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु का निषेचन करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। पॉलीस्पर्मी में 3n कंडीशन होती है। क्या 3n कंडीशन वाला जंतु जीवित रहता है? यस और नो? मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है, मृत्यु हो जाती है, सभी का सही है। हाँ, इस अवस्था में पादप जीवित रहते हैं, जैसे केला त्रिगुणित होता है वो जिंदा रहता है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब आप बताएंगे एक न्यून गुणसूत्रता का उदाहरण बताओ। हिंदी में पूछ रहा हूँ, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, एक न्यून गुणसूत्रता, एक न्यून गुणसूत्रता का उदाहरण बताएंगे आप? बिल्कुल सही है, टर्नर सिंड्रोम सही है, बिल्कुल टर्नर सिंड्रोम एक न्यून गुणसूत्रता का उदाहरण है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बताइए, जोड़े के दोनों कारक समान हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? होमोजाइगस सही है भाई, जोड़े के दोनों कारक समान हो। हाँ भाई बताइए, मेंडल के कारकों को आधुनिक आनुवंशिकी में क्या कहते हैं? मेंडल के कारकों को आधुनिक आनुवंशिकी में जीन कहते हैं, सही है बिल्कुल भाई। क्योंकि मेंडल ने जिनको कहा था कारक, वो आज जीन है, या फिर आज हम जिनको जीन कहते हैं वो उस समय मेंडल ने कारक कहा था। मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया मटर के पौधे में? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, बिल्कुल सही है, 7 जोड़ी। मटर का पौधा कम उम्र का होता है, और बताइए मटर का पौधा, हाँ बिल्कुल सही है, 1 वर्षीय होता है। हाँ, जो कि एक मौसम के अंदर उसकी फसल कट जाती है। और हाँ, और पुष्प के नर जननांगों को हटाना क्या कहलाता है?
विपुंसन दुष्यंत सही है, बिल्कुल विपुंसन कहलाता है। एमेस्कुलेशन सही है, विपुंसन या एमेस्कुलेशन कहलाता है, सभी का सही है। और बताइए मादा जननांगों को थैली से बांध देने क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है, सही है भाई। क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है, सही है बैगिंग। हाँ बिल्कुल सही है, बैगिंग कहलाता है। मेंडल ने 3 ही तो प्रयोग किए थे और 3 ही नियम दिए थे। तो मेंडल के 3 प्रयोग थे, एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस। मेंडल के एकल संकर क्रॉस की F2PD में जीनोटाइप अनुपात बताएंगे। एकल संकर क्रॉस की F2PD में जीनोटाइप अनुपात, एकल संकर क्रॉस की F2PD में जीनोटाइप अनुपात 1:1 सही है भाई सभी का। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एकल संकर क्रॉस की F2PD में फिनोटाइप अनुपात। राखी ने बता दिया पहले। हाँ, एकल संकर क्रॉस की F2PD में रोहिता सजे सही है दुष्यंत। हाँ भाई। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एकल संकर क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का अनुपात। एकल संकर क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का अनुपात कईयों को तो पता है, क्या पूछेंगे? हाँ भाई। द्विसंकर क्रॉस की F2PD में फिनोटाइप अनुपात बताइए। सही है भाई, आंसर आने लग गए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। द्विसंकर क्रॉस, देखिए पहले मैं पूरा प्रश्न बोल रहा हूँ। द्विसंकर क्रॉस की F2PD में फिनोटाइप अनुपात, द्विसंकर क्रॉस की F2PD में जीनोटाइप अनुपात होता है 121, बिल्कुल 242, 121। हाँ सही है भाई। अगला प्रश्न, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, त्रिशंकर क्रॉस में जो, हाँ आ गया, पहले ही आ गया। त्रिशंकर क्रॉस में 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3 और 1। देखिए ये वाला जो है पूछने के चांसेस तो कम है। हाँ भाई सही है। बताइए द्विसंकर में टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताओ, द्विसंकर में टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताइए। 1, 1, 1, 1 सही है। बताइए, हाँ बताइए, अपूर्ण प्रभाविकता की स्थिति में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात समान होता है तो वो कितना होता है? बिल्कुल रोहितास का आंसर आ गया। अपूर्ण प्रभाविकता की स्थिति में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात समान होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए अपूर्ण प्रभाविकता क्या होता है। मेंडल का प्रभाविकता का नियम क्या कहलाता है कि F1PD के अंदर हमेशा प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होते हैं। ये मेंडल का प्रभाविकता का नियम है। या फिर प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता प्रभावी। और प्रभाविकता का अपवाद है, पहले नियम है प्रभाविकता का, उसके अपवाद है अपूर्ण प्रभाविकता और सह प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसने की थी? बताओ भाई, अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसने की थी? आसान है, सही बता दिया। हाँ हाँ, कार्ल कोरेंस ने की थी। किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने, बिल्कुल राखी। कार्ल कोरेंस ने की थी अपूर्ण प्रभाविकता की खोज। और अपूर्ण प्रभाविकता की स्थिति में देखिए ये अनुपात तो 1:1 होता है। अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किस पौधे में की थी? किस पौधे में की थी? मिराबिलिस जलापा, गुलाबास या मिराबिलिस जलापा। गुलाबास हिंदी में कहते हैं, मिराबिलिस जलापा उसका बॉटनिकल नेम है। और उसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं मिराबिलिस जलापा को। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप, मैं इसको अब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या मोजेक वंशागति या मिश्रित वंशागति भी कहते हैं। इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या मोजेक वंशागति या मिश्रित वंशागति भी कहते हैं। अब मैं आपको क्रॉस करके बता देता हूँ भाई। ये देखिए, ये जैसे लाल पुष्प वाला पौधा है और ये है सफेद पुष्प वाला पौधा। और दोनों के क्रॉस से कौन सा बनता है? हाँ, दोनों के क्रॉस से क्या बनता है? गुलाबी। क्या बनता है भाई? कंट्रोल कैसे? कंट्रोल भाई, क्या समस्या आ गई? हाँ बिल्कुल गुलाबी आता है। अब देखिए ये जो अनुपात होता है 1:2:1 कैसे होता है? इसका जब चेकर बोर्ड विधि से हम क्रॉस कराते हैं इस प्रकार से, आर आर, आर आर और आर आर, आर आर, आर आर,
तो यानी एक तो ये रेड और दो ये हो गए पिंक और एक हो गया व्हाइट। तो रेड पिंक व्हाइट का जो अनुपात है वर्षा 1:2:1 होता है। बिल्कुल। अब आप बताएंगे सह प्रभाविकता। सह प्रभाविकता का उदाहरण है, मैं बता रहा हूं, पशुओं में कोट कलर। पशुओं में कोट कलर जो होता है वो सह प्रभाविकता का उदाहरण है। और सह प्रभाविकता की स्थिति में क्या अनुपात आता है? हाँ भाई, एक तो हो जाता है लाल, जो पशुओं में कोट कलर है, एक तो हो जाता है लाल और दो हो जाते हैं चितकबरे। चितकबरे और एक हो जाता है सफेद। तो सह प्रभाविकता और अपूर्ण प्रभाविकता का दोनों का जो अनुपात है वो बिल्कुल समान होता है। बिल्कुल समान होता है, सही है भाई। हाँ, इसके अलावा एंडुलेशियन जो मुर्गा होता है, एंडुलेशियन, एंडुलेशियन में भी वो ही अनुपात आता है, जैसे ब्लैक ब्लैक और ब्लैक डब्लू से इसका क्रॉस कराया तो BW जो आता है ये कैसा होता है? नीला। नीला। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे आनुवांशिक रूप से भिन्न जो संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूप से जो भिन्न संरचना वाला जो बिल्कुल, हाँ, उसको हम संकर कहते हैं। जो जेनेटिक रूप से भिन्न होता है उसको, हाँ, संकर या हाइब्रिड कहते हैं। अगला, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाइब्रिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है? ये एक प्रकार का संकर हो गया। हाँ भाई, तो बताइए मानव में नर समयुग्मजी होता है या विषमयुग्मजी होता है? ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है? हाँ बिल्कुल हेट्रोजाइगस है, विषमयुग्मजी है। तो बताइए, अगर जोड़े के एक भी कारक उपस्थित नहीं हो तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? जोड़े का एक भी कारक उपस्थित नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? नली जाइगस। नली जाइगस। नली जाइगस या उसको एजाइगस भी कहते हैं, एजाइगस। और यदि यदि एक जोड़ा, एक उपस्थित हो, एक गुणसूत्र उपस्थित हो तो उसको कहते हैं अर्धयुग्मजी। 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 अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल हेमीजाइगस कहते हैं उसे, हेमीजाइगस कहते हैं। हाँ, बताइए काई गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? काई गुणसूत्रों को, काई गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? एलोसोम थोड़ी कहते हैं भाई, गलत कर रहे हो, ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कहते हैं काई गुणसूत्रों को, ऑटोसोम कहते हैं। और लिंगी गुणसूत्रों को कहते हैं एलोसोम। एलोसोम कहते हैं लिंगी गुणसूत्रों को, सेक्स क्रोमोसोम्स को। अब आप बताइए, मानव नर या फिर नर में कौन सी जीन होती है? नर का वाई गुणसूत्र छोटा होता है, नर के वाई गुणसूत्र पर कौन सी जीन होती है जो कि, हाँ समझ गए, जो कि लिंग निर्धारण में सहायक है या फिर नर के टेस्टिस को बनने के लिए प्रेरित होता है, करती है, इसलिए नर का टेस्टिस बन जाता है। बिल्कुल सही है, TDF जीन होती है नर के टेस्टिस पर, वाई गुणसूत्र पर। वाई गुणसूत्र आकार में छोटा होता है, इस पर TDF जीन पाई जाती है। और TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, या इसको SRY जीन भी कहते हैं। और इस जीन के कारण नर नर होता है। अब बताएंगे आप, बिल्कुल टेस्टिस, हाँ, वाई की खोज किसने की थी भाई? वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी? नेटे स्टीवेंस। और एक्स की किसने की थी? एक्स की थी हैकिंग ने। अच्छा, तैयारी ज्यादा चल रही है आपकी और मैं थोड़ा हल्का में ले रहा हूँ। चलो ठीक है, आपका लेवल अब बढ़ाता हूँ मैं। हाँ भाई, बताइए ड्रोसोफिला में खांचदार पंख के लिए कितने बहुयुग्म विकल्पी होंगे? अरे वाह, 5 होंगे। और बहुयुग्म विकल्पी में जीनोटाइप की संख्या का सूत्र होता है n × n+1/2। तो आप बताएंगे मानव में रक्त समूह के लिए कितने बहुयुग्म विकल्पी हुए? युग्म विकल्पी कितने हुए? 6 क्यों बता रहे हो भाई? मैं जब युग्म विकल्पी की संख्या पूछ रहा हूं तो युग्म विकल्पी पूछ रहा हूं तो 3 आंसर दो। और मैं ये कहूं जीनोटाइप, तो भाई जीनोटाइप में आप फिर दो, क्योंकि समय है नहीं ना।
समय नहीं है भाई। ये हो गए 6 जीनोटाइप। हाँ भाई, बताओ सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? पानी, जल। ओ, ओ, ओ में, ओ में जो नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। आरएच कारक की खोज किसने की थी? आरएच कारक की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर विनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर और विनर ने। अरे 1668 कौन डाल रहा है भाई? लैंड स्टीनर और विनर विनर ने किसकी खोज की थी? आरएच कारक की खोज की थी, आरएच कारक की। रिसस मंकी में की थी, मकाका रिसस में की थी। बिल्कुल सही है। आरएच पॉजिटिव का रक्त आरएच नेगेटिव के चढ़ा देने पर या पॉजिटिव नर की शादी नेगेटिव से करवा देने पर बच्चे में भ्रूणावस्था में एक रोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आरएच पॉजिटिव लगभग 85% लोग जो होते हैं आरएच पॉजिटिव होते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आप बताएंगे, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी। ए बी में भी नेगेटिव या पॉजिटिव? ए बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव। ए बी में पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, बहुयुग्म विकल्पी का निर्माण किससे होता है? मल्टीपल एलील का निर्माण किससे होता है? मनीष सही है, मनीष कटारा सही है। उत्परिवर्तन से होता है, सही है भाई। बहुयुग्म विकल्पी का निर्माण किससे होता है? उत्परिवर्तन से होता है। चलो, बहुयुग्म विकल्पी एक जीव में पाए जाते हैं या एक जनसंख्या में पाए जाते हैं? बिल्कुल, एक पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, एक जनसंख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, समजात गुणसूत्रों पर एक ही स्थल पर स्थित जीन के एकांतरित रूप क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र पर एमपी से आगे, बिल्कुल टीकमगढ़। हाँ, एलील कहलाते हैं, बिल्कुल एलील कहलाते हैं। समजात गुणसूत्र पर एक ही स्थल पर स्थित जीन के एकांतरित रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। बिल्कुल, युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप बताएंगे, चलो मल्टीपल एलील से तो अपन ने खूब कर लिए। अब अगला छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, घातक जीन। बताएंगे घातक जीन की खोज किसने की थी? घातक जीन की खोज किसने की थी? दुष्यंत ने बता दिया, क्यूनोट ने की थी। घातक जीन की खोज किसने की थी? क्यूनोट ने की थी, बिल्कुल सही है, क्यूनोट ने की थी, क्यूनोट ने की थी। और इसका उदाहरण है, एक तो चूजों में पीले रंग की घातकता, चूजों के अंदर क्रीपर जीन की घातकता, क्रीपर चिकन अवस्था, और चूहों में पीले रंग की घातकता। कैपिटल वाई वाई यानी समयुग्मजी अवस्था में आने पर इसकी मृत्यु हो जाती है, घातक जीन में की अवस्था में। हाँ, अब प्रश्न बताएंगे, वे जीन जो गुणसूत्र पर अपनी स्थान बदलती रहती है उनको क्या कहते हैं? जंपिंग जीन कहते हैं, लगभग सभी का सही है। दिलखुश, योगी, सभी का सही है। ट्रांसपोसोन, जंपिंग जीन का दूसरा नाम है ट्रांसपोसोन। बताइए, किसी जीव के डीएनए पर उपस्थित क्षारों का पूरा अनुक्रम क्या कहलाता है? संपूर्ण अनुक्रम या फिर अगुणित जो जीन, हाँ, जीनोम कहलाता है। आ गया उत्तर, आ गया, जीनोम कहलाता है, बिल्कुल जीनोम कहलाता है। हाँ, बिल्कुल जीनोम कहलाता है, सही है, जीनोम कहलाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया था सबसे पहले? हरगोविंद खुराना ने, बिल्कुल सही है, हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, बिल्कुल सही है, हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न बताएंगे आप, ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करती है उस जीन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है,
प्लियोट्रोपिक जीन सही है भाई, प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, राखी सही है, माता दिन। हाँ, आप बताएंगे आप हाँ, बहुत सारी जीन जब किसी लक्षण को नियंत्रित करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारी जीन किसी एक लक्षण को नियंत्रित करती हैं तो पॉलीजीन, पॉलीजीन है। पॉलीजीन जैसे मानव में त्वचा का रंग है, पशु में दूध का उत्पादन है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। हाँ हाँ, ज्यादातर एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है, इसलिए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक लक्षण सिद्धांत बिल्कुल सही है, दिया गया था। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे आप, सुअर में हेलोथेन जीन किसका उदाहरण है? सुअर में हेलोथेन जीन किसका उदाहरण है? सुअर में हेलोथेन जीन, सुअर में हेलोथेन जीन किस प्रकार का उदाहरण है? किसका उदाहरण है भाई सुअर में हेलोथेन जीन? प्लियोट्रोपिक सही है भाई, प्लियोट्रोपिक। अगला प्रश्न आप बताएंगे, अगला प्रश्न आप बताएंगे, जो गुणसूत्र होता है इस पर जीनों के बीच की दूरी, जो संलग्नता प्रदर्शित करने वाली जीन होती है, इनके बीच की दूरी किससे मापते हैं? किस में मापते हैं? बिल्कुल रवीना, सेंटी मोर्गन में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेंटी मोर्गन में मापते हैं। हाँ भाई, सेंटी मोर्गन में मापते हैं। और जो संलग्न जीनें होती है उन, हाँ, उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, वैसे ही जो है क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। कम होने पर, दूरी कम होने पर संलग्नता बढ़ती है और क्रॉसिंग ओवर घटता है। दूर दूर जीन है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, यानी संलग्नता और क्रॉसिंग जो और एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती हैं, और क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये वाला सिद्धांत था किसका? किसने दिया था? संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मानव जीनोम में कितने जीन पाए जाते हैं? मानव जीनोम, मानव जीनोम के अंदर कितने जीन पाए जाते हैं बताएंगे? लगभग 35,000 जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं मानव जीनोम में? 35,000 जीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, चलो ठीक है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सबसे पहला क्लोन कौन सा था? सबसे पहला क्लोन कौन सा था? डॉली भेड़ का था, सही है, डॉली भेड़ का बिल्कुल सही है। किसने बनाया था? किसने बनाया था? सबका सही है, डॉली तो किसने बनाया था? इयान विलमुट ने बनाया था। हाँ, कब बनाया था? कब बनाया था? 97, 96, 97, 96, 97 बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 96, 97 दोनों ही है, 96, 7। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि जीवों, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं से यदि किसी जीव का निर्माण किया जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इस क्रिया को कहते हैं क्लोनिंग। और ऐसे बनने वाले जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसे बनने वाले जीवों को कहते हैं क्लोन। बताइए, विश्व की प्रथम भैंस का क्लोन कहाँ बनाया गया था और कौन सी थी? विश्व में प्रथम भैंस का क्लोन कहाँ बनाया गया था और कौन सी थी? समरूपा थी। और कहाँ थी? हाँ भाई, भारत की कौन सी गरिमा? विश्व की समरूपा। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे, पश्मीना जो कश्मीरी बकरी है उसका क्लोन कौन सा था जो कि कश्मीर में बनाया गया था? नूरी, सही है भाई, नूरी। नूरी, नूरी नामक जो बकरी थी, नूरी, वो नूरी क्या है? किसने बना, किसका क्लोन है? बकरी का, बकरी का क्लोन है। हाँ भाई, कश्मीर में बनाया था। अगला प्रश्न आप बताएंगे, डीएनए की एक श्रृंखला जो कि पॉलीपेप्टाइड का निर्धारण करती है, पॉलीपेप्टाइड का निर्धारण करती है, एक श्रृंखला का निर्धारण करती है, उसको क्या कहते हैं? डीएनए की श्रृंखला जो पॉलीपेप्टाइड का निर्धारण करती है उसे क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई, सिस्ट्रॉन कहते हैं।
उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? म्यूटोन कहते हैं। बिल्कुल सही है, म्यूटोन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटोन। बिल्कुल सही है। पुनर्संयोजन की इकाई क्या है? पुनर्संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन। पहले से ही बता दिया, रेकॉन। रिकॉम्बिनेशन की इकाई क्या है? रेकॉन। तो ये रेकॉन। अब बताएंगे आप कि जो डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज की कौन सी अवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज की कौन सी अवस्था में होता है? बिल्कुल सही है, एस फेज में होता है। एस फेज में होता है। डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज की एस फेज में होता है, एस प्रावस्था में होता है। सभी का सही है भाई। मैं यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं ले रहा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ कि क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज? या प्रावस्था प्रोफेज है। आप सीधे ही पैकिटिन पे जा रहे हैं। उपावस्था कौन सी है? पैकिटिन। प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटिन उपावस्था में होता है। कौन? बिल्कुल सही है। अब सही है, पैकिटिन के अंदर। तो बताइए, जो गुलदस्ता अवस्था होती है वो किसको कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं? लेप्टोटीन को। सही है, लेप्टोटीन को। हाँ, सही है, लेप्टोटीन को कहते हैं। अगला, जो समजात गुणसूत्र है आकर्षण से आपस में हाँ, जो क्लोज हो जाते हैं आपस में, उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? जाइगोटीन। जोड़े बनाते हैं उसको बोलते हैं जाइगोटीन। क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। चलो बताओ, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक का जुड़ना या स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का जुड़ना क्या कहलाता है? सचिन सही है, पूनम सही है, सिनगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक का जुड़ना क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है। एक अंडाणु का एक से ज्यादा शुक्राणुओं द्वारा निषेचन करना क्या कहलाता है? एक अंडाणु का एक से ज्यादा शुक्राणु द्वारा निषेचन करना क्या कहलाता है? पॉलीस्पर्मी कहलाता है। पॉलीस्पर्मी कहलाता है। हाँ भाई। अगला बताएंगे आप, जीवाणु कोशिका में जो गोलाकार या वृत्ताकार डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका में जो गोलाकार या वृत्ताकार डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। बिल्कुल सही है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, जीवाणु को मारने वाले या जीवाणु पर संक्रमण करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? जीवाणु पर संक्रमण करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल सही है आशा, रोहिता। बैक्टीरियोफेज यानी, हाँ, जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। बिल्कुल सही है, जीवाणु भोजी कहते हैं। अगला आप बताएंगे, टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताएंगे। टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताएंगे। किस में बताएंगे? एकल संकर क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1। और टेस्ट क्रॉस किस किस के बीच कराया जाता है? F1 PD और अप्रभावी जनक के बीच कराया जाता है। प्रभावी जनक के बीच जो कराया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 PD और अप्रभावी जनक, ये हो गया, ये F1 PD है और ये अप्रभावी जनक है। अगर इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, कैसे कराते हैं? ये लो, ये चेकर बोर्ड हो गया, ये और ये, यानी कि अनुपात क्या हो गया? 1:1। अर्थात अशुद्ध लंबे अनुपात शुद्ध बौने का अनुपात 1:1 हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए, अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को क्या कहते हैं और वो क्या काम आता है? अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को क्या कहते हैं? संकर पूर्वज का मतलब बैक क्रॉस। अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को क्या कहते हैं? अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को बिल्कुल बैक क्रॉस तो कहते हैं। हाँ, संयुग्मता जानने के लिए, हाँ, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बिल्कुल दीपक सही है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये टेस्ट क्रॉस ही एक प्रकार का। अब आप बताएंगे, प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को क्या कहते हैं? प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को क्या कहते हैं? बिल्कुल, आउट क्रॉस भी कहते हैं इसको। प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को
आउटक्रॉस भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, आउटक्रॉस कहते हैं। सही है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, नर और मादा बाहर से देखने में किसी जीव में नर और मादा जैसे लक्षण दिखाई दे तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को क्या कहते हैं? गाइनेंड्रोमॉर्फ। बिल्कुल सही है, रवीना का सही है, पूनम का भी सही है, गाइनेंड्रोमॉर्फ। क्या कहते हैं? गाइनेंड्रोमॉर्फ। अब बताएंगे आप, एक जीव के अंदर नर और मादा दोनों के जनन अंग उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और ऐसे जीव जिनको बाहरी जीन के स्थानांतरण द्वारा बनाया जाता है उन जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो बाहरी जीनों के स्थानांतरण से बनते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, जो कि प्लाज्मिड द्वारा ये काम किया जाता है, प्लाज्मिड के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है जीनों का। हाँ, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। और ऐसी जीन को क्या कहते हैं? ट्रांसजीन कहते हैं। ऐसी जीन को क्या कहते हैं? ट्रांसजीन कहते हैं। ऐसी जीव को जीन को क्या कहते हैं? ट्रांसजीन कहते हैं। अब बताओ आप, शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज किस बीमारी का नाम है? हीमोफीलिया का नाम है, बिल्कुल सही है, हीमोफीलिया का नाम है, हीमोफीलिया का नाम है रॉयल डिजीज। और हीमोफीलिया की खोज और बता दो आप, किसने की थी हीमोफीलिया की खोज? ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, बिल्कुल, महारानी विक्टोरिया के खानदान में थी ये। और इसमें खून निकलना, बिल्कुल, अब आया है खोज, जॉन ओटो ने की थी खोज, बहुत कम लोग, जॉन ओटो ने की थी भाई, जॉन ओटो ने हीमोफीलिया की खोज की थी। अब आप बताओ, वर्णांधता की खोज किसने की थी? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की खोज किसने की थी? हॉर्नर ने की थी, बिल्कुल सही है, हॉर्नर ने। सबसे ज्यादा जो वर्णांधता पाई जाती है वो पाई जाती है लाल हरी वर्णांधता। आप मुझे थोड़ा हीमोफीलिया की जो वंशागति के बारे में बताएंगे। ये एक्स एक्स तो ये होती है सामान्य मादा, सामान्य मादा, और ये एक्स और हीमोफीलिया की जीन आ जाए तो ये हो गई वाहक मादा, वाहक मादा। और अगर मान लीजिए दोनों पर अगर इस प्रकार हीमोफीलिया की जीन आ जाए तो इसकी भ्रूणावस्था में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अगर ऐसा नर हो तो वो होता है सामान्य नर, और ऐसा नर हो तो वो होता है हीमोफिलिक नर, हीमोफीलिया से ग्रसित नर। यानी हीमोफीलिया रोग नर को ज्यादा प्रभावित करता है, मादा को कम प्रभावित करता है, मादा इसकी वाहक होती है। नर में ये रोग ज्यादा होता है, मादा के अंदर ये रोग नहीं होता है, मादा के अंदर ये रोग नहीं होता है। तो अब आप बताएंगे कि ये मान लीजिए ये कंडीशन है, कोई वाहक मादा है, इसकी शादी करा दी जाती है सामान्य नर से, तो बताइए इसके कितने प्रतिशत पुत्र रोगी होंगे? कितने प्रतिशत पुत्र रोगी होंगे? बताओ भाई, किसी हीमोफीलिया की वाहक मादा का, वाहक मादा की शादी करा दी आपने, बिल्कुल सही है भाई, 50%। चूंकि आपको पता है बच्चे को एक एक्स गुणसूत्र मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, पिता से मिलता है वाई, और जो बच्चे होंगे उनमें से आधे आधे बच्चे जो होते हैं, आधे बच्चे जो होते हैं, आधे बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक बच्चा तो सामान्य होगा, यानी 50% बच्चे इसके क्या हो जाएंगे? हीमोफीलिया के रोगी हो जाएंगे। तो ये बात होगी। अब आप बताइए, मादा के अंदर ये वाली अवस्था किसको प्रदर्शित करती है? वर्णांधता में, वर्णांधता में ये वाली जो अवस्था है मादा में, ये क्या प्रदर्शित करती है? वर्णांधता में डेथ को प्रदर्शित नहीं करती भाई, ये रोगी को प्रदर्शित करती है। वर्णांधता में दोनों के ऊपर अगर ये आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं, बिल्कुल सही है, रोगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, हाँ, जानवरों में, पशुओं में अगर नर और मादा दोनों प्राणी जुड़वा के रूप में एक साथ विकसित हो रहे हों
तो मादा जो है बंद रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नर के एंटी मुलेरियन हार्मोन के कारण, एंटी मुलेरियन हार्मोन के कारण मादा जो होती है क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन मादा बोलते हैं, फ्री मार्टिन मादा बोलते हैं, फ्री मार्टिन मादा उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, हाँ भाई, कि एक्स बटा ए, इसको कहते हैं जीनियर बैलेंस थ्योरी। जीनियर बैलेंस थ्योरी जो कि सी ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और इसके आधार पर जो है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। यदि एक्स बटा ए का मान 0.5 हो तो कौन सा जीव बनेगा? तो कौन सा जीव बनेगा? नर बनेगा। बिल्कुल सही है, नर बनेगा, मेल बनेगा। भाई दीपक गलत है, 0.5 पर मेल ही बनता है, सुपर मेल नहीं बनता। हाँ, 0.5 से कम होने पर सुपर मेल बनेगा, 0.5 पर मेल बनेगा। अगर 1 हो तो क्या बनता है? फीमेल बनता है, बिल्कुल फीमेल बनता है, 1 पर फीमेल बनता है। और अगर मान लीजिए 0.6 हो तो इस पर क्या बनता है? इंटरसेक्स बनता है। रोहितास का फास्ट आ गया, इंटरसेक्स बनता है, ट्रांस बनता है, बिल्कुल बात एक ही है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, इंटरसेक्स बनता है। हाँ, 1 से ज्यादा होने पर क्या बनती है? सुपर फीमेल बनती है। तो अब आप मुझे बताएंगे मधुमक्खी में, मधुमक्खी में जो कॉलोनी होती है उसमें 3 प्रकार के जीव होते हैं। देखिए, एक तो होता है नर, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, जो कि 16 गुणसूत्र वाला होता है, 16 गुणसूत्र वाला होता है। एक होती है मादा, जो कि क्या होती है? फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है, उस वो 32 गुणसूत्र वाली होती है। और एक मादा होती है जो स्टेराइल होती है, वो 32 गुणसूत्र वाली होती है। और ये मादा जो 32 गुणसूत्र वाली फर्टाइल होती है, इसको रानी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्रमिक बोलते हैं, जो स्टेराइल होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, अब आप बताएंगे इनमें से प्रोगैमिक प्रकार का किसका है? प्रोगैमिक प्रकार का किसका लिंग निर्धारण प्रोगैमिक है इसमें से? ड्रोन 1668 सही है, राखी सही है, वर्षा सही है, मयंक, आशा सही है, बिल्कुल सचिन सही है। ड्रोन का प्रोगैमिक है। और इसमें से एपिगेमिक किसका है? एपिगेमिक किसका है? एपिगेमिक किसका है? एपिगेमिक किसका है? बिल्कुल सही है, रानी का एपिगेमिक है। बताइए, पशुओं में जो लिंग निर्धारण होता है या मानव में लिंग निर्धारण होता है, वो प्रोगैमिक होता है या सिनगैमिक होता है या एपिगेमिक होता है? मानव में लिंग निर्धारण या पशुओं में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सिनगैमिक होता है, बिल्कुल सही है, सिनगैमिक प्रकार का होता है। क्योंकि निषेचन के समय, किसके समय? निषेचन के समय जो है ये लिंग का निर्धारण होता है। अगला आप बताएंगे, कुछ जानवरों में वातावरण से भी होता है लिंग निर्धारण। अब आप बताएंगे प्रभावी प्रबलता का अनुपात क्या होता है? प्रभावी प्रबलता, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता का अनुपात बताएं। प्रभावी प्रबलता का अनुपात बिल्कुल 12:3:1। और अप्रभावी प्रबलता का बताएंगे? बिल्कुल सही है, 9:3:4। बिल्कुल सही है, 9:3:4 अप्रभावी प्रबलता। देखिए, नॉन एलिलिक जीन इंटररिएक्शन क्या कहलाती है? प्रबलता कहलाती है, नॉन एलिलिक होती है ये। और प्रभावी और अप्रभावी का आपको याद रखना है, इसका डायरेक्ट कितना अनुपात होता है। एपिस्टेसिस कहते हैं इसको। ये तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, ये है रेसेसिव एपिस्टेसिस। ये तो प्रभावी प्रबलता और ये अप्रभावी प्रबलता। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि बताइए, कुतिया में अंडोत्सर्ग, कुतिया में अंडोत्सर्ग किस रूप में होता है? कुतिया में अंडोत्सर्ग किस रूप में होता है? बिल्कुल प्राइमरी oocyte के रूप में होता है, बिल्कुल सही है, प्राइमरी oocyte के रूप में होता है। और बताएंगे आप, भैंस में अंडोत्सर्ग किसके रूप में होता है? भैंस में अंडोत्सर्ग किस के रूप में होता है?
सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अगला आप बताएंगे, हाँ घोड़ी में अंडोत्सर्ग किस रूप में होता है? घोड़ी में, घोड़ी में अंडोत्सर्ग किसके रूप में होता है? बिल्कुल प्राइमरी के रूप में होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं? 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 एक ही बनता है भाई। कुछ बच्चों ने दो बार बनाया भाई। देखो, स्पर्मेटिड में जब कायांतरण होता है, यानी उसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कारिकी एवं आकारिकी परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल राखी सही है। तो उसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और एक स्पर्मेटिड से एक ही शुक्राणु बनता है। अगला आप बताएंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल सही है, 64 शुक्राणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 64 शुक्राणु बनते हैं, बिल्कुल अजय सांवला, 64 बनते हैं वर्षा। अगला आप बताएंगे आप, हाँ बिल्कुल रोहिता सही है। अगला प्रश्न आप बताएंगे कि अंड जनन में पोलर बॉडी और अंडाणु का अनुपात बताएंगे। अंड जनन में पोलर बॉडी और अंडाणु का अनुपात बताएंगे। 3:1। पोलर बॉडी, पोलर बॉडी और अंडाणु का अनुपात होता है 3:1, बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप, हाँ मादा में अंडजनन की क्रिया कब संपन्न होती है? शुरुआत कब हो जाती है? मादा में अंडजनन की शुरुआत कब होती है? प्यूबर्टी पे, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी पे, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में? अंड जनन की शुरुआत भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है, बिल्कुल। मादा में अंड जनन की शुरुआत कब हो जाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। हाँ, तो बताइए, जो वो कोशिका विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वो किस में अरेस्ट रहता है? कौन सी फेज के अंदर वो अरेस्ट रहता है? प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में, बिल्कुल डिप्लोटीन अवस्था में वो अरेस्ट रहता है। हाँ, और वो कब पूरा होता है? चलो बताइए, वो कब पूरा होता है? वो अर्धसूत्री विभाजन कब पूरा होता है? हाँ बिल्कुल सही है, प्यूबर्टी। अगला आप, हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, अगला आप बताएंगे, बिल्कुल सही है। अगला आप बताएंगे, सही है। अंड जनन में ऊगोनिया एक ऊगोनिया से कितने अंडाणु बनते हैं? अंड जनन में एक ऊगोनिया से कितने अंडाणु बनते हैं? एक। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ। अगला प्रश्न आप बताएंगे, अगला प्रश्न आप बताएंगे, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? स्पर्म को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, बिल्कुल। और बताइए, कायिक उत्परिवर्तन, कायिक जो उत्परिवर्तन होते हैं वो वंशागत नहीं होते, जननिक उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं, जननिक उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डीएनए के वे स्थल जहां उत्परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है उन्हें क्या कहते हैं? जहां पर उत्परिवर्तन की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट कहलाते हैं, सही है भाई, हॉट स्पॉट कहलाते हैं। डीएनए के वे स्थान जहां पर उत्परिवर्तन की इकाई सबसे ज्यादा उत्परिवर्तन की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, अगला प्रश्न आप बताएंगे कि जो समापन कोडॉन कौन कौन से होते हैं? समापन कोडॉन यानी टर्मिनेटर कोडॉन कौन कौन से हैं? समापन कोडॉन कौन कौन से? ये तो एयूजी तो भाई ये तो शुरुआती हो गया, ये तो गलत लिख रहे हो। हाँ अब सही है, सचिन ने लिख दिया। क्यू ए, क्यू ए जी, यू जी ए, ये क्या होते हैं? समापन कोडॉन, ये टीआरएनए पर, हाँ समापन कोडॉन, बिल्कुल। ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या कर देते हैं? ये रोक देते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ये रोक देते हैं।
अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ, कायिक और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? कायिक व अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? बिल्कुल रेमेट कहलाती है। और रेमेट के समूह को क्या कहते हैं? कायिक और अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, उनको क्या कहते हैं? रेमेट कहते हैं। और रेमेट के समूह को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। बताइए सिब मेटिंग में, सिब मेटिंग में, हाँ सिब मेटिंग में सिब जो होती है आनुवंशिकी में भाई बहन को क्या कहते हैं? सिब कहते हैं। और सिब जो सिलेक्शन होता है, हाफ सिप सिलेक्शन और फुल सिप सिलेक्शन, दो प्रकार का होता है, हाफ सिप और फुल सिप। तो हाफ सिप सिलेक्शन तो किसमें किया जाता है, ये बताएं पहले तो। ये हाफ सिप सिलेक्शन किसमें किया जाता है? हाफ सिप सिलेक्शन किसमें किया जाता है? हाँ, पशुओं में किया जाता है, गाय भैंस में, इनमें हाफ सिप सिलेक्शन किया जाता है। और बताइए फुल सिप सिलेक्शन किसमें किया जाता है? फुल सिप सिलेक्शन किसमें किया जाता है? मुर्गी और सुअर में क्या किया जाता है? फुल सिप सिलेक्शन किया जाता है। बिल्कुल सही है। ये तो होता है गाय और भैंस में, और ये होता है मुर्गी और सुअर में। हाँ भाई, बताइए सबसे ज्यादा जो अंतः प्रजनन होता है, अंतः प्रजनन की हाईएस्ट जो लिमिट होती है वो क्या होती है? अंतः प्रजनन की उच्चतम सीमा कौन सी होती है? क्लोज नहीं होती भाई। पेड़ पौधों में जो परागण होता है, स्वपरागण, स्वपरागण होता है, सेल्फिंग होती है, ये अंतः प्रजनन की हाईएस्ट लिमिट होती है। हाँ, प्रजातीय संकरण नहीं, अंतः प्रजनन की बात कर रहा हूं मैं। इनब्रीडिंग में सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग, अरे खुद का खुद में ही हो रहा है, इससे ज्यादा क्या और होगी? इस चीज को सेल्फिंग बोलते हैं हम, स्वपरागण या सेल्फिंग बोलते हैं। ये अंतः प्रजनन की हाईएस्ट लिमिट है, जबकि बहिर् प्रजनन की जो है वो प्रजातीय संकरण है। प्रजातीय संकरण जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, वो बहिर् प्रजनन की अधिकतम उच्चतम सीमा है, बाह्य प्रजनन की। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सेल्फिंग। और इसका जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है वो एक होता है। अंतः प्रजनन जो गुणांक होता है, अंतः प्रजनन गुणांक। हाँ भाई, अगला बताएंगे आप, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? वर्षा गलत है भाई आपका। कितने बनते हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से? हाँ भाई, सेकेंडरी से कितने बनते हैं? एक सेकेंडरी से दो बनते हैं भाई। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, दो बनते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप कि बताइए कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होती है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होती है, प्रोफेज। बिल्कुल सही है, प्रोफेज में होती है। बताइए गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट कब दिखाई देते हैं? गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट कब कब दिखाई देते हैं? मेटाफेज में दिखाई देते हैं। सही है भाई, मेटाफेज में। और बताइए अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? राखी सही है। एनाफेज फर्स्ट या सेकंड? गुणसूत्रों की संख्या आधी कब रहती है रवीना? एनाफेज फर्स्ट में, बिल्कुल सही है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अगला प्रश्न आप बताएंगे, इंटरफेज को तीन भागों में बांटा है, G1, S और G2। इसमें इंटरफेज में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है G1। सही है रोहिता, नवीन, वर्षा, G1, अजय, G1। और डीएनए का आपने बताया था, एस पेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इंटरफेज की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? सबसे छोटी अवस्था है एस फेज। बिल्कुल, एस फेज सबसे छोटी अवस्था है। सही है, एस फेज। अगला प्रश्न आप बताएंगे, कोशिका विभाजन को कहते हैं सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? वॉन मॉल ने। सचिन सही है भाई,
हॉल ने की थी। समसूत्री विभाजन की किसने की थी? वाल्ट बिल्कुल वाल्टर फ्लेमिंग। सही है भाई, वाल्टर फ्लेमिंग। हाँ हाँ भाई। अर्धसूत्री की फार्मर और मुरे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन कौन सा होता है? सबसे सरल प्रकार का कोशिका विभाजन कौन सा होता है? हाँ, एस सूत्री। एमाइटोसिस सबसे सरल होता है। बताइए। हाँ सही है। बताइए अर्धसूत्री, हाँ एमाइटोसिस सबसे सरल है, एमाइटोसिस। सबका आंसर आ चुका मेरे पास। आप बताइए अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? डॉटर सेल्स कितनी बनती है मियोसिस में? 4 बनती हैं, बिल्कुल सही है, 4 बनती हैं। 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। हाँ। अगला प्रश्न आप बताएंगे। बताएंगे घाव भरने में कौन सा सहायक है? घाव भरने में कौन सा कोशिका विभाजन सहायक है? बिल्कुल समसूत्री या माइटोसिस सहायक है घाव भरने में। पुनरुद्भवन में भी यही सहायक है, घाव भरने में भी यही सहायक है, जीवों की वृद्धि के लिए भी यही सहायक है। अगला बताएंगे आप, जो भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाता है वो कितने कोशिकीय अवस्था में किया जाता है? भ्रूण का प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसफर कितनी कोशिकीय अवस्था में किया जाता है? 32 कोशिकीय अवस्था में, जिसको हम ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। बिल्कुल सही है, ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं, उसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाता है। और जिस मादा के शरीर में किया जाता है उस मादा को क्या कहते हैं? जिस मादा के गर्भाशय में किया जाता है उस मादा को क्या कहते हैं? सैरोगेट मदर। बिल्कुल सही है, सैरोगेट मदर कहते हैं भाई। सैरोगेट मदर कहते हैं, सही है बिल्कुल, सैरोगेट मदर कहते हैं। और सैरोगेट मदर जो होती है 3 से 6 साल की होनी चाहिए। और आनुवांशिक दृष्टि से जो दाता मादा है वो अच्छी होनी चाहिए। आनुवांशिक दृष्टि से जो ग्राही है उसमें कोई यूट्रस संबंधी बीमारी हो, नहीं हो, और वो अपने पूर्ण गर्भकाल काल तक उस भ्रूण को रख सके या उसको। अब आप बताएंगे जो भ्रूणों का कलेक्शन किया जाता है, एम्ब्रियो का कलेक्शन, वो कौन से कैथेटर से किया जाता है? एम्ब्रियो कलेक्शन कौन से कैथेटर से किया जाता है भाई? फोले कैथेटर से किया जाता है। सही है, फोले कैथेटर से किया जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर गन द्वारा उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, गेंदनुमा अवस्था, जो भ्रूण की कौन सी अवस्था गेंदनुमा होती है? गेंदनुमा अवस्था कौन सी होती है? गेस्टुला नहीं होती भाई, बिल्कुल गेंदनुमा तो मोरुला होती है, मोरुला 16 कोशिकीय अवस्था। मोरुला गेंदनुमा होती है। गेस्ट्रुला के अंदर तो क्या है, तीनों जो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये विभेदित होने लग जाते हैं। जो मोरुला अवस्था होती है, मोरुला, वो मोरुला अवस्था 16 कोशिकीय होती है। और ये होती है गेंदनुमा अवस्था। इस तरह से गेंदनुमा अवस्था ये कौन सी होती है? मोरुला अवस्था। अगला, हाँ भाई बिल्कुल सही है, एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक दुग्ध काल में अधिकतम जो दूध देता है जानवर उसको क्या कहते हैं? एक दुग्ध काल में अधिकतम दुग्ध उत्पादन को क्या कहते हैं? पीक यील्ड कहते हैं, बिल्कुल सही है, पीक यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक यील्ड कहते हैं, पीक यील्ड कहते हैं। हाँ भाई। अगला, दो क्रमागत प्रसव के बीच का समय क्या कहलाता है? दो क्रमागत प्रसव के बीच का समय क्या कहलाता है? इंटर काविंग पीरियड, सही है भाई, इंटर काविंग पीरियड। रवीना, रोहिता, माता दिन। दो क्रमागत प्रसव के बीच का समय क्या कहलाता है? इंटर काविंग पीरियड, यानी प्रसव। हाँ भाई। अगला, हाँ अगला, प्रसव से लेकर प्रसव के बाद प्रथम जो हीट आती है उस तक का समय क्या कहलाता है? प्रसव हुआ, पार्चुरेशन हुआ, उसके बाद हीट में आता है जानवर, बिल्कुल पोस्टपार्टम हीट या प्रसवोत्तर हीट कहते हैं उसको। बिल्कुल सही है, पोस्टपार्टम। अगला, अगला प्रश्न आप बताएंगे इसी में, जो दुधारू पशुओं के आर्थिक गुण है उसी में बताएंगे आप कि गाय में ड्राई पीरियड कितना होता है? गाय में ड्राई पीरियड कितना होता है? गाय में, गाय में ड्राई पीरियड होता है 60 दिन। और भैंस में ड्राई पीरियड कितना होता है? भैंस में,
बिल्कुल सही है, 90 दिन होता है भैंस में, 90 दिन होता है। अब मैं यहीं से एक प्रश्न और कर रहा हूं इसी जगह से, कि बताएंगे आप कि भ्रूण का प्रत्यारोपण जो ग्राही मादा है उसके प्रसव के कितने दिन बाद करते हैं? भ्रूण का प्रत्यारोपण ग्राही मादा के सामान्य प्रसव के कितने दिन बाद करते हैं? बिल्कुल सही है, 60 दिन बाद करते हैं। पूनम का सही है। हाँ भाई, 60 दिन बाद करते हैं भ्रूण का प्रत्यारोपण। और एक आदर्श जो ग्राही मादा होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, वो कितने साल की होनी चाहिए आदर्श ग्राही मादा? बिल्कुल 3 से और 6 साल की जो मादा होती है वो आदर्श सरोगेट मदर कहलाती है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, सर्टोली कोशिकाओं से जो शुक्राणु हटता है उसको क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु का हटना क्या कहलाता है? मनीष सही है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। अगला प्रश्न बताएंगे, ये शुक्राणु का जो ये सेमाइनल प्लाज्मा होता है इसमें मिलना क्या कहलाता है? सेमाइनल प्लाज्मा यानी शुक्र जो ग्रंथियां होती हैं इनके स्राव में मिलना क्या कहलाता है? सेमिनेशन कहलाता है। सेमिनेशन कहलाता है। सीमन में शुक्राणु की, बिल्कुल सही है सभी का, सेमिनेशन कहलाता है। सीमन में शुक्राणु की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? एब्सेंस ऑफ सीमन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, एजूस्पर्मिया क्या कहलाती है? एजूस्पर्मिया। 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 बताइए शुक्राणु की कमी क्या कहलाती है? कमी, कमी क्या कहलाती है? कमी। सीमन में शुक्राणु की कमी क्या कहलाती है? ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। और बताइए शुक्राणुओं की सीमन में अधिकता क्या कहलाती है? ये गलत कर दिया, गलत 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 गलत, सभी का गलत जा रहा है। सपना गलत, तमीन गलत, अरुण गलत। हाइपर स्पर्मिया क्या कहलाती है? रोहितास का सही है, हाइपर स्पर्मिया। सीमन में शुक्राणु की अधिकता, क्योंकि आप पॉलीस्पर्मी क्या होती है? पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी का मतलब एक अंडाणु का एक से ज्यादा शुक्राणुओं द्वारा निषेचन कर देना क्या कहलाता है? पॉलीस्पर्मी। तो वहां पर टर्म अलग है, यहाँ पर है शुक्राणु की अधिकता क्या कहलाती है? अब आप बताएंगे शुक्राणु की गतिशीलता का कम होना क्या कहलाता है? विष्णु सही है। शुक्राणु की गतिशीलता का कम होना क्या कहलाता है? गतिशीलता का कम होना, एस्थेनोस्पर्मिया। बिल्कुल सही है, एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया क्या कहलाता है? गतिशीलता का कम हो जाना। वे लक्षण जो नर से नर में और नर से नर में ट्रांसफर होते हैं, नर से नर में नर क्या कहलाते हैं? वे लक्षण जो नर से नर में जाते हैं और फिर नर में जाते हैं, होलेंड्रिक। बिल्कुल रवीना सही है, होलेंड्रिक क्या कहलाते हैं? होलेंड्रिक। और वे लक्षण जो मादा से मादा में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होलोजेनिक। बिल्कुल सही है, होलोजेनिक। आप बताएंगे वाई सहलग्न लक्षण, बताएंगे वाई सहलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण बताएंगे आप? वाई संलग्न लक्षण, हाइपर ट्राइकोसिस। बिल्कुल सही है रवीना, हाइपर ट्राइकोसिस। कानों पर हाइपर ट्राइकोसिस, कर्ण पल्लव पर बाल, ये नर से नर में आते हैं फिर नर में आते हैं। यानी जैसे मान लीजिए दादा है, दादा के ये लक्षण आएंगे पिता में, और पिता से ये आएंगे पुत्र में। यानी ये जो लक्षण होते हैं हाइपर ट्राइकोसिस के, ये किससे किस में? नर से नर में जाते हैं। अब आप मुझे बताएंगे हाँ कि लिंग सीमित लक्षण का उदाहरण, एक उदाहरण बताएंगे, लिंग सीमित लक्षण का एक उदाहरण बताएंगे। लिंग सीमित लक्षण, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, तीनों बता दिए एक ने तो। बिल्कुल। अगला अंडा उत्पादन सही है। अगला बताएंगे लिंग प्रभावित लक्षण का उदाहरण बताएंगे। लिंग प्रभावित, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड,
लिंग प्रभावित लक्षण का उदाहरण बताएंगे आप? हाँ भाई, मानव में गंजापन, मांग में गंजापन है, मानव में। अगला, अगला आप बताइए, गंजापन एक सहलग्नता में भी आता है, वो लिंग सहलग्नता में आता है या फिर कायिक लक्षणों की सहलग्नता में आता है? गंजापन एक सहलग्नता का भी उदाहरण है, बिल्कुल सही है, कायिक सहलग्नता का उदाहरण है। अगला बताएंगे आप, मुर्गी में, मुर्गी में ब्रूडीनेस किस सहलग्नता का उदाहरण है? मुर्गी में ब्रूडीनेस, ब्रूडीनेस लिंग संलग्नता का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, लिंग संलग्नता का उदाहरण है। घोड़े में क्रिप्टोऑर्किडिज्म भी क्या है? लिंग संलग्नता का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, सभी का सही आ रहा है। हाँ, घोड़े में, घोड़े में क्रिप्टोऑर्किडिज्म, घोड़े में क्रिप्टोऑर्किडिज्म, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, सांड में कितने दिन में शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है? सांड में शुक्र जनन की क्रिया कितने दिन में संपन्न होती है? 63 दिन में, बिल्कुल सही है, 63 दिन में बुल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। अगला बताएंगे आप, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण क्या कहलाता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण क्या कहलाता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण क्या कहलाता है भाई? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड, हाँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, बिल्कुल दिल का सही है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। हाँ भाई, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, जीन से पूछ लेता हूं, पॉलीजीन पूछ लिया, प्लियोट्रोपिक जीन पूछ लिया आपसे, जंपिंग जीन पूछ लिया, घातक जीन पूछ लिया। जीन आनुवांशिकी की इकाई है, और आनुवांशिकी के वाहक हो गए गुणसूत्र, और आनुवांशिकी का रासायनिक आधार डीएनए, आनुवांशिकी का भौतिक आधार है जीन। तो लगभग लगभग आपसे काफी प्रश्न मैंने पूछ लिए हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, एक और ले लेते हैं टॉपिक, इंडिविजुअल सिलेक्शन, यानी व्यक्तिगत चयन। अब आप मुझे प्रश्न बताएंगे, फिनोटाइपिक सिलेक्शन जिसे हम व्यक्तिगत चयन भी कहते हैं, जिसे हम लाक्षणिक चयन भी कहते हैं, जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन भी कहते हैं, इसके आधार पर जो चयन किया जाता है वो किसी एक जानवर का किया जाता है, किसी समूह में से, किसी झुंड विशेष में से एक जानवर का चयन किया जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि चयन की सबसे खराब विधि कौन सी है? चयन की सबसे खराब विधि कौन सी है? बिल्कुल सही है, टेंडम चयन। टेंडम चयन चयन की सबसे खराब विधि है, जिसमें किसी एक लक्षण को आधार बनाकर चयन किया जाता है। और चयन चयन की सबसे अच्छी विधि और बता दो आप साथ के साथ। हाँ, स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड विधि जो होती है चयन की सबसे अच्छी विधि है, स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा जो दुग्ध उत्पादन के लक्षणों को सबसे ज्यादा अंक दिए जाते हैं, और स्कोर बनाया जाता है, जैसे 20 अंक दे दिए, किसी को 10 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, इस प्रकार से अंक दे करके और टोटल इनका एवरेज निकाला जाता है, और इसे क्या कहते हैं हम? स्कोर कार्ड विधि कहते हैं, और ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, बिल्कुल। स्कोर कार्ड एक होता है इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल, जिसमें क्या है, समूह के मानकों के आधार पर अच्छा नहीं पाए जाने पर, यानी उचित या फिर वांछित नहीं पाए जाने पर उसको अलग कर देते हैं, उस प्राणी को, जिसको कहते हैं स्कोर कार्ड विधि। तो आज ये जेनेटिक्स का हम चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। बताइए कोई समस्या हो तो आप, या फिर और चलने दे? तो कल हम कंटिन्यू, अरे चलो ऐसे करते हैं, अभी एंड करते हैं,
हाँ, और फिर हाँ, और कल करेंगे। धन्यवाद।